हूर पर हमला हुए पूरे के पूरे 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों से वो हॉस्पिटल में ही थी। भले ही हूर हॉस्पिटल पे थी पर उसने उन तीनों को परेशान करके रख दिया था और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आदित्य हूर को आज डिस्चार्ज करने वाला था। इन दिनों में हूर ने यूवी को ये पूछ कर परेशान कर दिया था कि वो फिर से कॉलेज कब जाने को मिलेगा। हूर की बात सुनकर पहले तो यूवी को शॉक लगा था कि इतने दर्द में होने के बावजूद भी उसे कॉलेज जाने की पड़ी है, पर बाद में जैसे तैसे करके यूवी ने हूर को समझा दिया था कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसका कॉलेज जाना पूरी तरह से बैन है। अभी हूर उसके घर जाने के लिए एक्साइटेड थी तो वहीं आयु हूर से बातें कर रहा था। तभी आदित्य यूवी के साथ रूम में आता है और उसके पीछे पीछे एक नर्स भी वहाँ आती है। तभी आदित्य हूर के पास आते हुए अपनी थोड़ी स्ट्रिकी आवाज़ में हूर से कहता है, हूर आप सिस्टर के साथ जाओ, ये आपको चेंज करने में हेल्प करेंगी। आपको घर जाना है ना। आदित्य की बात सुनकर हूर अपना सिर हिलाती है। तभी आदित्य उस नर्स की तरफ देखते हुए अपनी प्रोफेशनल और शांत आवाज़ में उस नर्स से कहता है, इसे चेंज करा के लेकर जाओ और याद रहे बहुत संभल कर कराना। बच्ची के पेट में टाँके लगे हैं तो उसके टाँके नहीं खुलने चाहिए, वरना मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूँगा। सो बी केयरफुल, समझी। आदित्य की वार्निंग सुनते ही उस नर्स के पसीने छूटने लगते हैं और वो बस अपना सिर हिलाती है। तभी आयु बेड पर से उठने में हूर की हेल्प करता है और फिर उसके गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, रैबिट धीरे हाँ बेटा। तभी हूर अपना सिर हिलाते हुए आयु से कहती है, हाँ भैयू डोंट वरी, मैं ध्यान रखूँगी। तभी नर्स हूर के पास आती है और धीरे से हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, चलिए मैडम। हूर उस नर्स को एक छोटी सी स्माइल देती है और फिर उसके साथ अंदर कपड़े चेंज करने चली जाती है। कुछ वक्त बाद हूर वहाँ आती है और अभी उसने एक सिंपल सी फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक ही आ रही थी। उस फ्रॉक का मटेरियल इतना ज़्यादा सॉफ्ट था और लाइट था कि उसमें हूर को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। हूर के पेट पर अभी भी बैंडेज थी तो उसी वजह से उसके पेट का उतना हिस्सा थोड़ा ऊंचा ऊंचा लग रहा था। हूर को बाहर आता हुआ देख आदित्य झट से हूर को पकड़ लेता है और फिर उसे बेड पर बिठाता है। तभी एक वार्ड बॉय उस रूम के अंदर आता है और उसके हाथ में ट्रे होती है जिसमें एक ग्लास भरकर मैंगो जूस होता है। तभी आदित्य उस ट्रे में से वो ग्लास उठाता है और हूर के मुंह के आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, एंजल आप सबसे पहले ये जूस फिनिश करो और फिर हम घर चलते हैं, ठीक है। आदित्य की बात सुनकर हूर उस ग्लास की तरफ देखती है और फिर बिना नखरे दिखाए चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी आदित्य हूर को वो जूस पिलाता है और हूर भी उसे पूरा ख़त्म करती है। तभी आदित्य हूर के होठों को टिश्यू पेपर से साफ करता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, तो मेरी गुड गर्ल, अभी चलें हम। हूर अपना सिर हिलाती है।
आयु एक प्लास्टिक बैग पकड़ता है जिसमें हूर की सभी दवाइयाँ होती हैं। यूवी हूर को उसके सॉफ्ट बनी वाले स्लीपिंग पहनाता है और फिर आदित्य हूर को कुछ इस तरह से अपनी बाहों में उठाता है कि उसके पेट पर हल्का सा भी प्रेशर ना पड़े या फिर उसे दर्द महसूस ना हो। हूर भी अपनी एक मुट्ठी में आदित्य की शर्ट को पकड़ लेती है तो वहीं उसका दूसरा हाथ आदित्य के गले में होता है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज़ में उससे कहता है, सो जाओ एंजल, वैसे भी अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। हूर बिना किसी शिकायत के आदित्य के गर्दन पर अपना फेस छिपा देती है और आदित्य अपने दोनों भाइयों के साथ उस रूम से बाहर आता है। जैसे जैसे आदित्य हूर को अपनी बाहों में लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता है, वैसे ही वहाँ पर मौजूद सारे लोग आदित्य की तरफ देखकर उसकी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते, पर उनकी ऐसी नज़रों से ना ही आदित्य को कोई फर्क पड़ता है और ना ही आयु या फिर यूवी को। वो लोग जब हॉस्पिटल के मेन डोर से बाहर आते हैं तभी ठीक उनके आगे आदित्य का ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आ जाता है। यूवी आदित्य के बैठने के लिए गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलता है। आदित्य के बैठने के बाद वो दोनों भी जल्दी से गाड़ी पर बैठ जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और फिर वो लोग पैराडाइज के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वहाँ एक घर देख सकते हैं और उस घर के एक रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया का अंधेरा बस उसी एक रूम में कैद करके रख दिया गया था। पर तभी उस अंधेरे से भरे रूम में अचानक से एक हल्की सी रोशनी होती है। ये रोशनी एक छोटे से लाइट की थी जिसकी वजह से अभी उस कमरे में थोड़ा बहुत उजाला फैल गया था। उस कमरे के दीवार पर किसी की तस्वीर लगाई गई थी, पर अभी भी उस रूम में इतना अंधेरा था कि जिस वजह से हमें ये साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था कि वो तस्वीरें किसकी हैं। तभी अचानक से उस कमरे में कुछ हलचल सी होती है और जाकर उस कमरे में किसी का साया दिखता है। वो इंसान जो कोई भी था वह भी एक चेयर पर खड़ी बैठा हुआ था और उसकी पीठ ठीक आगे वो तस्वीर लगी हुई थी। तभी वो इंसान अपनी जगह पर से उठता है और कमरे में मौजूद स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ता है। तभी वो रूम की मेन लाइट ऑन होती है। हम उस इंसान को साफ साफ देख पा रहे हैं। वैसे कोई नया इंसान था और उसकी उम्र करीबन आदित्य या फिर अंश की जितनी ही रही होगी। वो दिखने में भी ठीक ठाक ही था। तभी उस दीवार की तरफ आता है जहाँ वो तस्वीर लगी हुई थी। उन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें छोटे बच्चे की थी। मानो ऐसा लग रहा था कि ये सारी तस्वीरें एक ही इंसान की थीं। उसमें उसके पैदा होने से लेकर अब तक की सारी फ़ोटोज़ थीं। इन सब में हैरानी की बात तो ये थी कि ये फ़ोटो किसी और की नहीं, खुद हूर की ही थी। पर सवाल ये था कि हूर की फ़ोटोज़ इस इंसान के पास कर तो क्या कर रही हैं और ये इंसान है कौन। तभी वो इंसान हूर की एक फ़ोटो अपने हाथों में लेता है
और फिर शैतानी भरी स्माइल के साथ उस फोटो की तरफ देखते हुए कहता है, हेलो हूर, पहचाना मुझे? मैं आकाश। अरे मैं रोज ही तो तुमसे बातें करता हूँ ना, पर अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो से ही बातें करता हूँ, पर अभी नहीं। अभी बहुत जल्द तुम मेरे पास हैं, मेरे साथ होगी। पूरे 5 साल से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, पर अभी और नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारे पल पल की खबर रहती कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो, कहाँ हो और किसके साथ हो। आदित्य सिंह के साथ होना अभी, पर कोई नहीं। बहुत जल्द तुम उसके पास से हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें उन सब से दूर कर दूंगा जो इस वक्त तुम्हारे करीब हैं। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी भी हाल पर पाकर रहूँगा। इतना कहकर वहाँ पड़ी ड्रिंक की बोतल को उठाता है और फिर उसे पीने लगता है। असल में ये एक सरफिरा पागल आशिक था जो हूर को देखते ही उससे एक तरफा ही प्यार कर बैठा, और इसी के चलते ही उसने अपने आदमियों से कहकर हूर की बचपन से लेकर अब तक की पूरी कुंडली निकाल ली थी। आकाश कुछ भी करके हूर को हासिल करना चाहता था, पर आदित्य की वजह से उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तभी आकाश हूर के फोटो की तरफ देखते हुए अपनी चिड़ी हुई आवाज़ में कहता है, उस दिन अगर वो आदित्य वहाँ पर नहीं आता तो आज तुम मेरे साथ होती। कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके तुम्हें अपने पास लेकर ही आऊँगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे कितने ही लोगों की जान क्यों ही ना दांव पर लगानी पड़े, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो बस तुमसे मतलब है, बाकी दुनिया कई गड्ढे में। इतना कहकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगता है, और उसकी वो खतरनाक हंसी अभी पूरे रूम में गूंज रही थी। वहीं जयपुर में एक बहुत ही बड़ी और आलीशान हवेली थी, जहाँ की सुंदरता देखते ही बनती थी। देखने में एक रॉयल पैलेस लग रहा था। वहाँ का माहौल भी कुछ वैसा ही राजसी था। महल के चारों तरफ गार्ड भी थे, पर उसके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ किसी राजा महाराजा के महल पे ही देखने को मिलते थे, जिसे हम आम भाषा में महल के पहरेदार भी कह सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस सुंदर से महल के अंदर जाकर भी देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। महल के अंदर ना जाने कितने ही नौकर थे जो अभी अपना अपना काम करने में बिजी थे। तो वहीं महल के एक कमरे में एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 60 से 70 के बीच ही रही होगी। असल में ये इस महल के पूर्ण महाराज अधिराज सिंह राजावत हैं। अधिराज अभी अपने कमरे में बैठे उनके आगे मौजूद एक तस्वीर को निहार रहे थे, और वो तस्वीर एक कपल की थी। अभी ये कपल कौन है, ये जानने के लिए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना होगा। वो बस उस तस्वीर की तरफ ही देख रहे थे कि तभी उनके रूम का अचानक से दरवाज़ा नॉक कोई करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर अधिराज अपनी प्लेन आवाज़ में कहते हैं, हाँ आ जाइए। अधिराज की परमिशन मिलते ही दो आदमी रूम के अंदर आते हैं। उन दोनों में से पहला अधिराज का छोटा बेटा रुद्र सिंह राजावत,
तो रुद्र का दूसरा पर्सनल असिस्टेंट अशोक था। अपने बेटे को वहां देखते ही अधिराज रुद्र की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, कुछ पता चला आपको रुद्र? तभी रुद्र एक बड़ी सी स्माइल के साथ अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, हाँ डैड, मैंने हमारे युवराज का पता लगा लिया है। रुद्र की बात सुनते ही अधिराज के आंखों में कुछ आंसू आ जाते हैं। तभी वो रुद्र के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उनसे पूछते हैं, आप सच कह रहे हैं ना रुद्र? आपने मेरे बच्चे का पता लगा लिया है? बोलिए, कहाँ है वो? हम अभी जाकर उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। अधिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चिंते भरे हो जाते हैं। तभी रुद्र अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, हमारे युवराज इस वक्त मुंबई में है डैड, और उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो जयपुर के होने वाले महाराज हैं। वो तो वहाँ अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है भाई ने उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है कि उनकी फैमिली भी है। रुद्र की बात सुनकर अधिराज के चेहरे पर भी चिंता झलकने लगती है। तभी अधिराज रुद्र की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे रुद्र? हमारे बच्चे को यहाँ उनकी फैमिली के साथ होना चाहिए और वहाँ अकेले होंगे। मैं कैसा दादा हूँ रुद्र जो अपने पोते को अपने करीब भी नहीं ला सकता हूँ। तभी रुद्र अधिराज का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहते हैं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है डैड। भाई अगर इस वक्त घर और यह सब कुछ छोड़कर नहीं जाते तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। अगर देखा जाए तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है। गलती तो हमारी थी कि हमने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब मुझे भाई की ज़रूरत होती थी तभी वो हमेशा मेरा साथ देते थे, पर जब भाई को मेरी ज़रूरत थी तब मैंने क्या किया, उन्हें अकेला छोड़ दिया। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी डैड, जिसके लिए मैं आज तक पछताता रहता हूँ। भाई यहाँ पर नहीं थे इसलिए मुझे अपने जयपुर का किंग बना दिया, पर जो हक उनके बेटे का है वो उन्हें मिलकर ही रहेगा। मैंने उनका हक किसी को नहीं छीनने दूंगा, अपने बेटे को तो भी नहीं। तभी पीछे से दो साथ में आवाज़ आती है, और नहीं हम कभी उनका हक छीनेंगे डैड। वो आवाज़ सुनते ही वो सब पीछे दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहाँ पर अभी दो लड़के खड़े थे, जिनमें एक की उम्र 21 तो 23 के बीच थी, तो दूसरे की 25 से 27 के बीच में थी। ये दोनों रुद्र के ही बेटे थे। रुद्र के बड़े बेटे का नाम समर तो छोटे का नाम साहिल था। तभी समर साहिल के साथ उन लोगों की तरफ आता है। समर उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, जयपुर के नेक्स्ट किंग बनने का हक फैमिली के सबसे बड़े बेटे का है, और वो है भाई। हम कभी भी उनका हक नहीं छीनेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि किंग बनने से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये हक जिसका है उसको ही मिलना चाहिए। पहले ही भाई ने सब कुछ खो दिया है, उनकी फैमिली को खो दिया है, और हम ये नहीं चाहते कि वो आगे भी हमारे लिए कोई भी सेक्रीफाइस करें।
तभी साहिल अधिराज और रूथ की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, डैड, दादू, हमें बस हमारे भाई चाहिए और कुछ भी नहीं। प्लीज़ आप उन्हें हमारे पास लेकर आइए ना, नहीं तो हमें परमिशन ही दे दीजिए कि हम वहाँ जाएं। तभी अभिराज अपने दोनों पोतों को हक करते हुए उनसे कहते हैं, मैं दोनों से प्रॉमिस करता हूँ बच्चों कि बहुत ही जल्द आपके भाई आपके साथ यहाँ होंगे। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और बाहर चले जाते हैं। बाहर आते ही वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक बड़ी सी स्माइल करते हैं। तभी साहिल अपने बड़े भाई को हक करते हुए उससे कहता है, आई कैन नॉट बिलीव भाई, अभी हम दोनों बहुत जल्द उनसे मिलने वाले हैं। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए ना, हम ये बात मॉम को भी बताते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। समर भी अपना सिर हिलाता है और फिर वो दोनों वहाँ से उनकी मॉम के रूम की तरफ चले जाते हैं। शिवानी रुद्र सिंह राजावत, जयपुर की महारानी, और समर और साहिल की माँ। जब समर और साहिल उन्हें उनके बड़े भाई के बारे में बताते हैं, तभी वो भी खुशी के मारे रोने लगती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें उनके युवराज से बहुत जल्द ही मिलवा दे। यहाँ युवराज का नाम नहीं था, पर ये एक ओहदा, एक पोजीशन थी, वही पैराडाइज मुंबई में। आदित्य अभी उनके रूम के सोफे पर बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, पर उसका आधे से ज़्यादा ध्यान तो हूर की ही तरफ था, जो कि अभी भी बेड पर सोई हुई थी। आदित्य को अभी बस एक ही बात की चिंता लगी हुई थी कि हूर का एक बार फिर से दिल टूटने वाला है। भले ही हॉस्पिटल में हूर ने उन लोगों से, आदित्य, यूवी और आयु से कहा था कि उसका भी कायरा से कोई भी रिलेशन नहीं है, पर आदित्य को पता था कि वो सब कहते वक्त हूर को कितना ज़्यादा बुरा लग गया होगा। इस वक्त तो आदित्य की उंगलियां उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल तो रही थीं, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या टाइप कर रहा है। तभी अचानक से आदित्य का फ़ोन बजने लगता है, जिसकी वजह से आदित्य अपने होशो हवास में आता है। आदित्य एक नज़र हूर की तरफ देखता है और फिर उसका फ़ोन रिसीव करता है। तभी आगे से नील आदित्य को कुछ बताता है, जिसकी वजह से आदित्य के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आदित्य बिना किसी सॉफ्टनेस और इमोशंस के साथ नील से कहता है, मेरे जितने भी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल हैं, उसे अगले हफ्ते के लिए रेशेड्यूल कर दे, और रही बात बाकी वर्क की, तो मैं कुछ दिनों तक घर पर ही रहकर संभालूंगा, क्योंकि मेरे लिए अभी अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो मेरी एंजल है। तो सब कुछ होने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना, और मेरे ऑप्शंस में कंपनी की सारी जिम्मेदारियां मैं तुझे दे रहा हूँ, तो ध्यान रखना। उधर से नील का रिस्पॉन्स सुनने के बाद आदित्य फ़ोन को कट कर देता है और फिर अपनी जगह पर से उठकर बेड की तरफ आता है। तभी आदित्य बेड पर हूर के पास बैठता है और उसके माथे पर किस करने के बाद उसके बाजू में लेट जाता है और कुछ ही देर में भी सो जाता है। 3 घंटे बाद अभी वो तीनों हूर के साथ हॉल में बैठे हुए थे। हूर आदित्य की तरफ देखती हुई
अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज़ में उससे कहती है, अदू प्लीज़ एक लास्ट टाइम मुझे उन लोगों से मिलना है ना, और उसके बाद मैं आपसे बिल्कुल भी जिद नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। हूर की बात सुनने के बाद आदित्य आयु और यूवी की तरफ देखता है, जो अभी पहले से ही उसकी तरफ देख रहे थे। आदित्य पहले अपनी आँखों को बंद करते हुए एक गहरी सांस लेता है और फिर हूर की तरफ देखता है। हूर बिना अपनी पलकें झपकाए बस आदित्य की तरफ ही देख रही थी। आदित्य हूर के गालों को पकड़ते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज़ में उससे कहता है, हूर अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। आदित्य के सवाल पर हूर बस एक छोटा सा ओके कहती है। आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा, पर अभी नहीं। अभी आपकी चोट पूरी तरह से भरी नहीं है और मैं उन तीनों में से किसी पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। अगर ऐसे में उन तीनों में से किसी ने आपके ऊपर फिर से वार कर दिया तब मैं क्या करूँगा एंजल? आपके भैयू और बिग बी क्या करेंगे? हूर आदित्य के हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको देखते हुए कहती है, पर मैं वहाँ अकेली नहीं जाऊंगी ना दू, और मेरे साथ आप भैयू और बिग भी तो रहेंगे ना। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ लेकर चलो। वैसे भी अगर उन लोगों ने मुझे कुछ भी किया तो आप वहीं रहोगे ना, मुझे बचाने के लिए। हूर का सवाल सुनकर आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ बेटा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि हम वहाँ आपके साथ ही होंगे, पर अब भी हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। पहले से ही आपकी बॉडी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि आप हल्का सा पुश भी बर्दाश्त कर सको, और ऐसे में मैं आपकी लाइफ के साथ और नहीं खेल सकता। तो सॉरी एंजल, पर जब तक आप थोड़े रिकवर नहीं हो जाते आप घर से कहीं भी नहीं जा सकते, और ना ही मैं आपको अकेला छोड़कर जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर हूर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसकी वजह से उन तीनों के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है। तभी हूर किसी डॉल की तरह अपनी पलकों को झपकाते हुए आदित्य से पूछती है, मतलब आप अपने ऑफिस भी नहीं जाओगे? इस पर आदित्य अपना सिर हिलाता है, जिसकी वजह से हूर और थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। बेचारी के अगले बड़े से शॉट के लिए आयु हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, सिर्फ अदू ही क्यों, मैं और भाई भी नहीं जा रहे हैं। आखिर आप हमारे लिए भी तो उतने ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट हो ना, जितनी अदू के लिए हो। इससे पहले कि हूर आयु के सवाल का कोई भी जवाब दे पाती, आदित्य हूर को रोकता है। तभी आदित्य आयु और यूवी की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में उनसे कहता है, आप दोनों को घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना एंजल का ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी आप दोनों अपने अपने वर्क प्लेस से वापस आने के बाद हूर के साथ ही रहोगे, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आदित्य की बात सुनकर वो दोनों अपना अपना मुंह बनाते हैं। तभी आदित्य उन दोनों से कहता है,
मुझे पता है कि आप दोनों भी हूर के लिए उतने ही परेशान हो जितना कि मैं। पर आप ही सोचो, क्या ये ठीक रहेगा अगर हम तीनों ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे और ना ही हूर इससे खुश होगी। भाई आप दोनों पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप बस अपने काम पर फोकस करिए। हूर की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मुझसे कुछ भी कम ज़्यादा लगा तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। आदित्य की बात सुनकर वो दोनों अपना अपना सिर हिलाते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे थोड़ी सी आगे की वीडियो बनाने में हिम्मत मिले। और कमेंट ज़रूर करिए।